स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशंस की अर्थात अर्थ एवं परिभाषाओं की स्टडी कर ली थी। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की अर्थात अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम इस तथ्य का अध्ययन करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, या विज्ञान है तो आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। इन तीनों ही पार्ट्स की स्टडी हम वन बाय वन इस वीडियो में करेंगे ताकि अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात उसके नेचर को अच्छे से समझ सके। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इस संदर्भ में हम दो तथ्यों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, और दूसरा हम देखेंगे अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क। जब हम ये देखना चाहते हैं अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान का अर्थ क्या है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। विज्ञान के लिए केवल तथ्यों का संग्रह ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन तथ्यों का क्रमबद्ध होना भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं अर्थशास्त्र में हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आर्थिक तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण। अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों को विज्ञान की भांति क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित किया जाता है तथा उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी क्रमबद्ध होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है अर्थात सब्जेक्ट मैटर है, उसे 5 पार्ट्स में या 5 डिपार्टमेंट्स में क्रमबद्ध रूप से अरेंज किया गया है और क्लासिफाइड किया गया है। ये 5 पार्ट से कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फिनेंस। नेक्स्ट है कारण और परिणाम के संबंधों के निरीक्षणों और परीक्षणों द्वारा नियमों का प्रतिपादन। अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है और उनके निरीक्षण तथा परीक्षणों द्वारा नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमांत उपयोगिता रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग एवं पूर्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या सिद्धांत आदि सभी सिद्धांतों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया गया है और इनके निरीक्षणों और परीक्षणों द्वारा ही नियम प्रतिपादित किए गए हैं। नेक्स्ट है विज्ञान की भांति प्रयोग संभव। अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति प्रयोग संभव है। जो कलेक्टेड डेटा है उनका परीक्षण इसमें मुद्रा के मापदंड से किया जाता है और तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है। यद्यपि अर्थशास्त्री एक वैज्ञानिक की भांति नियंत्रित प्रयोग तो नहीं कर सकता, किंतु फिर भी बाजार रूपी प्रयोगशाला में निरीक्षण एवं परीक्षण से सामान्य निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट है प्रयोगों द्वारा आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता की जांच संभव। अर्थशास्त्र में भी प्रयोगों से आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता को जांचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार कीमत के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, बशर्ते अन्य बातें समान रहे अर्थात आय, फैशन, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें आदि स्थिर रहे। इसे आराम से टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकली जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कुछ मात्रा में इंक्रीज हो जाती है और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। अतः अर्थशास्त्र के जो नियम है उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है।
भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान की क्षमता। अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी संभव है। फॉर एग्जाम्पल, फसल संबंधी तथा उत्पादन संबंधी भविष्यवाणियाँ प्राय की जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं व्यय के लक्ष्यों का निर्धारण भी भविष्य पर ही आधारित होता है। इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है, अर्थशास्त्रियों में एकमतता नहीं। सभी अर्थशास्त्री एक मत नहीं होते, उनमें काफ़ी मत विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन ये तर्क उचित नहीं है, क्योंकि ये बात सभी गतिमान एवं विकासशील शास्त्रों के संबंध में पाई जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं। अर्थशास्त्र में मुख्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं होती, क्योंकि मानव का व्यवहार बड़ा अनिश्चित और तीव्र गति से परिवर्तनशील होता है। ये तर्क भी उतना गंभीर नहीं है। मानव की स्वतंत्र इच्छा होते हुए भी उसमें कुछ आधारभूत प्रवृत्तियां होती है, अतः क्षतिपूर्वक क्रियाओं से अंतर सामान्यतः समाप्त हो जाता है। अर्थात उसका जो व्यवहार है वो चेंज होता रहता है, तो उसमें कुछ ऐसी बेसिक क्वालिटीज़ भी होती है जो स्थिर होती है। तो जो चेंजेस है वो जो उसकी स्थिर क्वालिटी है उनसे कंपनसेट हो जाते हैं। इस प्रकार भविष्य के बारे में निश्चितता भी अनुमानों से संभव हो सकती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त आंकड़े परिवर्तनशील। कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र में जिन आंकड़ों पर तथ्य और निष्कर्ष आधारित होते हैं वे आंकड़े प्राय बदल जाते हैं। उत्पादन की पद्धतियों व संस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाते हैं। इससे आर्थिक नियम स्थायी न रहकर ऐतिहासिक बन जाते हैं। ये तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि आधारभूत व्यवहार में दीर्घकाल तक स्थायित्व रहता है। यही कारण है कि उत्पत्ति के नियम, उपभोग के नियम आज भी सत्य सिद्ध होते हैं। लास्ट है, आर्थिक नियम परिमाणात्मक नहीं होते। इसका जो बेसिक कारण है वो ये है कि विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में कोई पूर्ण मापदंड नहीं है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों का विश्लेषण कर ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान का अर्थ समझना होगा। वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन कर तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। यह केवल कारण और परिणाम के संबंध को बताता है। यह इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि परिणाम क्या होना चाहिए अथवा परिणाम अच्छा है या बुरा है। जबकि जो आदर्शात्मक विज्ञान है वो कारण और परिणाम के संबंध को नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखकर उचित आदर्शों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अर्थात आदर्शात्मक विज्ञान परामर्श देता है, उपदेश देता है और उसका संबंध क्या होना चाहिए से होता है। ये कारण और परिणाम के संबंधों में उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, अच्छे बुरे आदि का भी भेद बताता है। आदर्शात्मक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के बाद में उसके संबंध में यह निर्देश भी देता है कि इसमें क्या दोष है और उसे कैसे दूर करना चाहिए। तो हम फर्स्टली देखते हैं अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। इसमें फर्स्ट है तर्क पर आधारित विश्लेषण। वास्तविक विज्ञान तर्कों पर आधारित होता है। विज्ञान के रूप में
अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या एवं खोज करता है और इसका आधार भी तर्क है। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना उपयुक्त है। दूसरा है श्रम विभाजन के सिद्धांतों के अनुकूल। सभी शास्त्र एक दूसरे से संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं और ऐसी स्थिति में यदि अर्थशास्त्री सब कुछ करने के चक्कर में पड़ जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार श्रम विभाजन के नियमों के अनुकूल अर्थशास्त्री का कार्य आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण तक ही सीमित रहता है। नीति निर्देशन का कार्य नीति शास्त्र का है। अतः अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान मानना श्रम विभाजन के सिद्धांतों के भी अनुकूल है। नेक्स्ट है साम्य केवल साम्य है। प्रोफेसर रॉबिन्स का मत है कि साम्य साधनों की मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों का परिणाम होता है और साम्य प्राय अधिकतम कल्याण का प्रतीक होता है। इसलिए साम्य को बिना किसी बुरे या अच्छे का विचार किए हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। इस सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए भी अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानना ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है यथार्थ एवं आदर्श के अंतराल को पाटना कठिन। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार यथार्थ और आदर्श में काफ़ी अंतर होता है और उनकी सीमाएं बिल्कुल अलग अलग होती है। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के अंतराल को पाटना काफ़ी असंभव होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र निश्चय योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है जबकि आदर्श विज्ञान मूल्यांकन एवं कर्तव्यों से संबंध है। इसमें वाद विवाद एवं मतभेद अर्थशास्त्र के विकास में भी बाधक रहेंगे। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना ही न्याय संगत है। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्व निर्धारित। अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य पहले ही निर्धारित होता है और समस्या विशेष के दौरान लक्ष्य अपरिवर्तित रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि अर्थशास्त्री लक्ष्यों के बारे में उपदेश देता है या उन्हें वांछित या अवांछित बताता है तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र का उल्लंघन होगा। लास्ट है भ्रम का भय। वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन है जबकि आदर्श विज्ञान उपदेश देता है। अतः क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाएगा तो भ्रम पैदा हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक विज्ञान में जहाँ तर्क है वहीं आदर्शात्मक विज्ञान में भावुकता है और इन दोनों का मिश्रण उपयुक्त नहीं है। अतः अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान ही रखा जाना चाहिए। भिन्न अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष का समर्थन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सीनियर तथा केयरनेस अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष का प्रबल समर्थन करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में भी प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान मानने का प्रबल समर्थन करते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है। अर्थशास्त्री का कार्य अन्वेषण एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन या निंदा करना। अर्थशास्त्री का कार्य तथ्यों के चयन तक ही सीमित है। वह एक अनुसंधान करता है, उपदेशक नहीं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, अर्थात अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू होने के पक्ष में तर्क। कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त आधुनिक युग के अर्थशास्त्री हार्टरे, वुटन, फ्रेजर आदि भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक विज्ञान होने का दावा करते हैं। प्रोफेसर हार्टरे ने कहा है कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इस संबंध में हम निम्न तर्क दे सकते हैं। फर्स्ट है सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान में के रूप में स्वीकार करने पर ही
साधनों के उचित एवं अनुचित उपयोग का विश्लेषण कर साधनों के उचित उपयोग संबंधी निर्णय से सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सकता है। सेकंड है मनुष्य में भावुकता। यद्यपि मनुष्य अपने कार्यों एवं निर्णयों में तार्किक एवं न्यायसिद्ध होता है, परंतु उसकी भावुकता अर्थात सेंटिमेंट्स भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। हम वास्तविक विज्ञान में केवल मानव के तार्किक दृष्टिकोण का ही अध्ययन करते हैं, किंतु मानव तार्किक एवं भावुक दोनों हैं। अतः मनुष्य की भावुकता की अवहेलना करना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है अलग अलग श्रम विभाजन त्रुटिपूर्ण। अर्थशास्त्री का कार्य केवल वस्तु स्थिति का यथावत विवेचन करना ही नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों के प्रति निर्णय देना भी है। ये उपयुक्त नहीं कहा जा सकता कि एक अर्थशास्त्री तो किसी विषय का अध्ययन करे, उसके कारण एवं परिणाम के संबंध को बताए और उद्देश्यों के निर्णय देने का कार्य कोई अन्य राजनीतिज्ञ या नीतिशास्त्री करे। इस संबंध में प्रोफेसर जैन का कथन उचित ही प्रतीत होता है कि ऐसा श्रम विभाजन गलत, विचित्र व असंगत होगा जिसमें एक व्यक्ति खाना खाए और दूसरा केवल पानी पिए। नेक्स्ट है साम्य संबंधी तर्क अनुपयुक्त। रॉबिन्स के अनुसार साम्य केवल साम्य होता है, उसके चारों ओर स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं होता और उसमें अनुमोदन का कोई तत्व नहीं है। यह सत्य है कि गांव में ऊंची ब्याज दरें पूंजी की मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों के साम्य का परिणाम है, किंतु फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि साम्य को साम्य मानकर स्वीकार कर लिया जाए। अर्थात सरकार या समाज को गांव में ब्याज दरों को कम करने का कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह कथन उपयुक्त नहीं है। वास्तव में उचित मजदूरी, उचित ब्याज दर, उचित लाभ अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू ही है। नेक्स्ट है मानव प्रकृति आदर्शमूलक है। वेबलन के अनुसार मानव प्रकृति हमेशा प्रभावी कार्य करने की तथा बेकार प्रयत्नों से बचने की होती है। वह अयोग्यता, बर्बादी और निरर्थकता की विरोधी तथा कार्यकुशलता, सफलता व उत्पादक की प्रशंसक है। अतः एक अर्थशास्त्री समस्याओं के अन्वेषण में अपनी भावनाओं तथा दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आदर्शात्मक पहलू अर्थशास्त्र के विषय को रुचिकर एवं उपयोगी बनाता है। अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करने पर यह अरुचिकर एवं फीका विज्ञान मात्र रह जाएगा और अन्वेषकों को खोज में रुचि तथा आनंद नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी शास्त्र है। आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है और मानव कल्याण के लिए आर्थिक नियोजन तथा राजस्व का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों विषयों में अर्थशास्त्री आदर्श पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते। मनुष्यों तथा समूह के कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए तथा मजदूरी और ब्याज की उचित दरें क्या हो, इन सभी का संबंध मुख्यतः आदर्शात्मक विज्ञान से ही है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन का आधार। आज विश्व की प्रत्येक आर्थिक प्रणाली सीमित साधनों से अधिकतम भौतिक कल्याण प्राप्त करने के लक्ष्य से प्रेरित है और इस प्रकार वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नियोजन के माध्यम से मानव कल्याण को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आर्थिक नियोजन में निश्चित उद्देश्यों के अभाव में विकास असंभव है। अतः आर्थिक नियोजन, जो कि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंश है, आदर्शात्मक पहलू पर ही आधारित है। लास्ट है यथार्थवादी भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्री भी, जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान माना, स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, इस सब का अर्थ ये नहीं कि अर्थशास्त्री को नीति संबंधी प्रश्नों पर कुछ नहीं कहना चाहिए
यद्यपि वनस्पति शास्त्र सौंदर्य शास्त्र नहीं है, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि वनस्पति शास्त्र को बगीचों की डिजाइनों पर अपने विचार नहीं रखने चाहिए। अर्थशास्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित विषयों पर पर्याप्त सोच विचार करें, क्योंकि ऐसा करने पर ही वे समाधान के लिए दी जाने वाली समस्याओं के दिए हुए आशयों को भली भांति जानने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि रॉबिन भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू से अछूते नहीं रहे और वे भी अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हैं। इन सब तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू भी महत्वपूर्ण है, अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र कला भी है। अर्थशास्त्र कला है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले सर्वप्रथम ये हमें जानना होगा कि कला क्या होती है, अर्थात व्हाट इज एन आर्ट। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है। संक्षेप में कला का अर्थ है किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया। विज्ञान व्याख्या एवं खोज करता है तो कला निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है। यह वह कड़ी है जो क्या है और क्या होना चाहिए को जोड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि कला एक ऐसा पुल है जो विज्ञान और आदर्श को मिलाता है। कला वास्तविक विज्ञान से आदर्शात्मक विज्ञान तक पहुंचने का मार्ग बताती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों में इस मत को लेकर भी काफी मतभेद है कि अर्थशास्त्र कला है या नहीं। एडम स्मिथ, रिकार्डो, मील, मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्र को कला मानते थे तथा कला के रूप में इसका उपयोग देश एवं समाज की अनेक आर्थिक समस्याओं के व्यावहारिक हल के लिए करते थे, जबकि दूसरी ओर वालरस, सीनियर, कुर्नोर, शुम्पीटर तथा रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्र को कला के रूप में मानने को तत्पर नहीं है। अर्थशास्त्र कला है या नहीं, इस बात का अध्ययन करने के लिए हमें इन दो तथ्यों का अध्ययन करना होगा। फर्स्ट है अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क, और सेकंड है अर्थशास्त्र के कला नहीं होने के पक्ष में तर्क, अर्थात अर्थशास्त्र के कला होने के विपक्ष में तर्क। तो फर्स्टली हम देखते हैं क्या अर्थशास्त्र कला नहीं है, अर्थात अर्थशास्त्र के कला नहीं होने के पक्ष में तर्क। इसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाए रखना। अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को बनाए रखने तथा उसके पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र को केवल सत्य की ही खोज तक सीमित रखा जाए। यदि अर्थशास्त्र नीति निर्माण में सहयोग देता है तो वह अपना वैज्ञानिक स्वभाव ही खो बैठेगा। अतः अर्थशास्त्री को तो केवल एक विशेषज्ञ के रूप में ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कला और विज्ञान एक दूसरे से भिन्न है। कला क्रिया है तो विज्ञान ज्ञान है। विज्ञान जानकारी प्रदान करता है और कला करने के ढंग को बतलाती है। विज्ञान व्याख्या एवं खोज करता है तो कला निर्देशन से व्यावहारिकता की होड़ ले जाती है। विज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करता है जबकि कला इन सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। अतः विज्ञान और कला दोनों की प्रकृति पूर्णतः भिन्न है, दोनों के क्षेत्र भी अलग अलग है। अतः अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो वह कला हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है समस्याओं की प्रकृति विशुद्ध आर्थिक नहीं होती। कोई भी समस्या विशुद्ध आर्थिक समस्या नहीं होती। उन पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिस्थितियों का प्रभाव जरूर पड़ता है। अतः समस्याओं को केवल आर्थिक दृष्टि से देखने पर ही उनके समाधान की उचित विधि बताना कठिन है। अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण कला का आधार तो हो सकता है, पर वह कला का स्वयं रूप ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट है
अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता, वरन सही निष्कर्ष निकालने में सहयोग देता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण में नहीं किया जा सकता, बल्कि आर्थिक विश्लेषण अन्य तत्वों के साथ नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। अतः अर्थशास्त्र केवल सिद्धांत प्रस्तुत करता है, उन्हें व्यावहारिक रूप देने हेतु अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। अतः अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क। इसमें फर्स्ट है, अर्थशास्त्र को कला मानने से उसके विकास में कोई बाधा नहीं। अर्थशास्त्र सत्य की खोज और विश्लेषण करता है। केवल सत्य के लिए सत्य की खोज करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका महत्व इस बात में भी निहित है कि वह विश्लेषण आर्थिक समस्याओं के व्यावहारिक हल करने में सहायक हो। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र का काम केवल ये बताना ही नहीं है कि देश की कृषि पिछड़ी हुई है, बेकारी है, निर्धनता है अथवा उद्योग अविकसित है, बल्कि उसका काम ये भी है कि वह निर्धनता को दूर करने, कृषि व उद्योग को विकसित करने तथा बेकारी को मिटाने का उपाय भी बताए। नेक्स्ट है, व्यावहारिक अर्थशास्त्र कला का ही प्रतीक है। आजकल मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व आदि में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया है। अतः आजकल अर्थशास्त्री केवल वस्तु स्थिति का विश्लेषण ही नहीं करते, बल्कि समस्याओं के व्यावहारिक हल में परामर्शदाता के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी अर्थशास्त्र एक कला है। अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक होती है। यद्यपि अर्थशास्त्र को कला न मानने वाले विद्वानों ने यह तर्क दिया कि समस्याओं की प्रकृति विशुद्ध आर्थिक नहीं होती, किंतु हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो विशुद्ध आर्थिक प्रवृत्ति की होती है, जैसे बैंक रेट, एक्सचेंज रेट, मुद्रा तथा साख आदि से संबंधित समस्याएं। अतः ऐसी समस्याओं के संबंध में तो अर्थशास्त्री को हल प्रस्तुति करना होगा, इसलिए अर्थशास्त्र कला बन जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र कला का रूप धारण कर लेता है। आजकल सभी देशों में आर्थिक नियोजन जीवन का प्रमुख आधार बनता जा रहा है। आर्थिक नियोजन में निर्णय, निर्देश तथा नियंत्रण समस्याओं के व्यावहारिक हल का ही आधार है। अर्थशास्त्री विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए उचित परामर्श देता है। अतः स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र कला का रूप भी धारण कर लेता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक दृष्टि से विज्ञान और व्यावहारिक दृष्टि से कला है। अर्थशास्त्र की कुछ शाखाएं विशुद्ध सैद्धांतिक प्रकृति की होती है, जबकि कुछ व्यावहारिक प्रकृति की होती है। फॉर एग्जाम्पल, विशुद्ध अर्थशास्त्र अर्थात प्योर इकोनॉमिक्स तथा व्यावहारिक अर्थशास्त्र अर्थात एप्लाइड इकोनॉमिक्स एक ही शास्त्र के दो पहलू है। प्योर इकोनॉमिक्स जहाँ विज्ञान है तो एप्लाइड इकोनॉमिक्स कला है। अतः अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों ही हैं। लास्ट है, अर्थशास्त्री व्यावहारिक नीति अपनाते समय कलाकार है। अर्थात अर्थशास्त्री जब व्यावहारिक नीति अपनाता है तो वह अर्थशास्त्री होने के साथ साथ कलाकार भी बन जाता है। उपयुक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान ही नहीं वरन कला भी है। अर्थात अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों ही है और विज्ञान के रूप में यह आदर्शात्मक विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान भी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं उसके क्षेत्र एवं सीमाओं की। तब तक के लिए धन्यवाद।